हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 3, जो कि हमारा प्रकाश का प्रवर्तन का लास्ट वीडियो है। तो वीडियो में आप फोकस के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। पहला टॉपिक कौन है? गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। तो इसको समझाने के लिए मैंने इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जिन लोगों को गोलीय दर्पण नहीं पता चल रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 का वीडियो देखें। प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 2 का वीडियो देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? इसका पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो मुख्य अक्ष के बराबर कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो मुख्य अक्ष के बराबर कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है। आपको मुख्य अक्ष क्या होता है ये तो पता होगा, ध्रुव क्या होता है ये भी पता है। तो मैं आपको इसको इमेज से बनाकर दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है? यदि किसी गोलीय दर्पण में, तो मतलब मान के चलिए हमारा कोई गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण का कौन सा दर्पण है? ये हमारा इसका मुख्य अक्ष है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। बोल रहा है क्या, कोई जो प्रकाश की किरण है क्या ध्रुव से आकर टकराती है, ध्रुव से आकर टकराती है और क्या मुख्य अक्ष के बराबर कोण बनाते हुए क्या परिवर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के बराबर कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है। ये किरण क्या ध्रुव से टकराई, मुख्य अक्ष के बराबर कोण, मतलब ये जो कोण होगा ना और ये जो कोण होगा ना, ये दोनों कोण बराबर होगा। ये पॉइंट बस यही कहना चाहता है। कोई प्रकाश किरण ध्रुव से टकराई और मुख्य अक्ष के बराबर कोण बनाते हुए क्या परिवर्तित हो गए। मीन्स क्या, टकराते समय जो मुख्य अक्ष के साथ ये कोण बनाएगी ना, परिवर्तित होते समय भी क्या मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाएगी। तो बस फर्स्ट पॉइंट यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है? यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस क्या होता है ये तो आप सबको पता है, तो मैं इसको भी एक इमेज बनाकर समझाता हूँ। जैसे कि वापस हमारा ये कोई गोलीय दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पे क्या जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु को काटती है उसे क्या फोकस कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, फोकस से गया, ये हमारा फोकस बन जाएगा, क्योंकि क्या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। तो ये लाइट फोकस से गई और दर्पण से परावर्तित होकर क्या मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। सेकंड पॉइंट बस यही कर रहा है, कोई प्रकाश किरण फोकस से पास हुई, कोई प्रकाश किरण फोकस से पास हुई, दर्पण से परावर्तित हुई और क्या मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। सेकंड पॉइंट बस यही कर रहा था। अब आते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। यदि किसी गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र कौन होता है? ये केंद्र कौन होता है? हमारा वक्रता केंद्र। बोल रहा है क्या, मुझे ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। कोई लाइट क्या वक्रता केंद्र से क्रॉस हुई, कोई जो लाइट है क्या हमारे वक्रता केंद्र से क्रॉस हुई, तो पता है जब वो दर्पण से परावर्तित होगी ना तो क्या जिस तरह से वो क्रॉस हुई ना उसी तरह से क्या वापस आ जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से क्रॉस करेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या उसी पथ से क्या वापस आ जाएगी। यही क्या इसका थर्ड पॉइंट बोल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में आ गया क्या, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना उसकी स्थिति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है। स्थिति मीन्स क्या, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है,
प्रकृति मीन्स क्या, वो वास्तविक बनता है या उल्टा, सॉरी वास्तविक या उल्टा बनता है, या आभासी या सीधा बनता है। आकार मीन्स क्या, उसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, कैसा होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ इजी वे में। ये सब को ना आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आप सब कमेंट में करोगे तो मैं इसे इमेज के थ्रू समझाने के लिए कल अलग सा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी इसे ईजिली समझ सकते हो। ये जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वो आप इजीली समझ सकते हो। तो देखो, अगर किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर ही होती है और उसकी प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ध्रुव तथा एफ के बीच। एफ मीन्स क्या होता है, फोकस। अब क्या बोल रहा है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु को क्या ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी एवं सीधा, आभासी और सीधा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु से बड़ा। अब आते हैं वस्तु को क्या, जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, एफ पर। एफ मीन्स फोकस। जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस पर, तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, अनंत पर। तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, अनंत पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक के उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक के उल्टा। और उसका आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा। जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनती है और वास्तविक को उल्टा बनती है और उसका आकार क्या, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब आते हैं किसी वस्तु को एफ तथा सी के बीच रखा जाए। मीन्स क्या, फोकस तथा वक्रता केंद्र। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। जब किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक एवं उल्टा। और उसका आकार कैसा होता है, वस्तु से बड़ा। अब आता है जब किसी वस्तु को क्या वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है। जब किसी वस्तु को क्या वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर ही। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा रहता है और उसका आकार है जो क्या वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब आते हैं वस्तु को क्या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है और जो प्रतिबिंब का आकार होता है क्या वस्तु के आकार से छोटा आता है। अब आते हैं हम लोग अनंत पर। जब किसी वस्तु को क्या अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। जब हम क्या किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है, फोकस पर। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा। क्योंकि जब अनंत पर रखा जाएगा तो वस्तु का तो हमको आकार नहीं पता है, तो प्रतिबिंब का आकार तो नॉर्मल सी बात है, वस्तु से इतना छोटा हो क्या ही बोला जा सकता है। मैं आपको ये सब याद करने के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जो मेरे नज़रों में तो शॉर्ट है। जब किसी वस्तु को ना अगर एफ पर रखा जाए ना तो उसका प्रतिबिंब एफ का उल्टा ना यहाँ पर अनंत ही होता है। एफ का उल्टा यहाँ पर क्या होता है, अनंत। और यहाँ पर जो सी का उल्टा होता है ना, सी ही होता है। अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उसका अनंत पे बनेगा और अगर किसी वस्तु को सी पर मीन्स क्या वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये जो पिक्चर इस पर समझा देता हूँ। जैसे कि क्या हमारा वस्तु क्या ध्रुव और फोकस के बीच था तो ऐसे तो दर्पण के पीछे बना, पर लेकिन जब फोकस पर था तो कहाँ बना, अनंत पर बना। और जब फोकस था वक्रता केंद्र के बीच था तो फोकस को उल्टा मैंने क्या बता दिया, अनंत। और वक्रता केंद्र को उल्टा क्या बता दिया मैंने, वक्रता केंद्र। तो देखो तो बन गया ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब वस्तु सी पर था तो वो सी पर ही बन गया। जब सी तथा अनंत के बीच था तो मीन्स क्या, सी का उल्टा सी होता है, अनंत का उल्टा एफ होता है। तो मीन्स क्या, सी तथा एफ के बीच बन गया। अनंत पर था तो फोकस पर बन गया। आपको समझ में आ गया होगा ये शॉर्ट ट्रिक भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकार एवं आकार। उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसका आकार कितना होता है, ये हम जानते हैं।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में है ना, जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा। ये बात है ना जो आप हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए मतलब कोई रूल नहीं है, आपसे ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप लोग बिना देखे मार सकते हो क्या? काल्पनिक एवं सीधा। और हमेशा क्या, ये वस्तु से छोटा ही बनता है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट में पूछा भी जाता है, सॉरी ये एग्जाम में ना पूछा जाता है। इसके लिए भी मतलब कि इसके लिए भी एक पिक्चर है, मतलब थोड़ा ब्लर है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब किसी उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब भी क्या, ध्रुव पर ही बनती है। और आपको पता है प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? काल्पनिक एवं सीधा या आभासी एवं सीधा, और उसका आकार क्या, वस्तु के बराबर होता है। मतलब कि एक ही कंडीशन है क्या, जब ध्रुव पर कोई भी वस्तु रखा रहता है ना तो उसके प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बराबर, वस्तु के बराबर। नेक्स्ट आते हैं क्या, जब ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा होता है। जब वस्तु कहाँ रखा रहता है? ध्रुव तथा अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे या तो फिर ध्रुव तथा एफ के बीच। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाता है उत्तल दर्पण में, तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति दो टाइप की होती है। एक या तो फिर दर्पण के पीछे बनेगा, या तो फिर क्या, ध्रुव तथा एफ के बीच बनेगा। और जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वो तो आपको पता है, आभासी एवं सीधा होगा। इसका आकार भी आपको पता है, छोटा होगा। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है, और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? आभासी एवं सीधा। और आकार जो होता है क्या, बहुत छोटा होता है। ये बात जो मैंने आपको बताया, अनंत का उल्टा एफ और वक्रता केंद्र का उल्टा वक्रता केंद्र। अगर ये बात अगर आप याद रखते हो तो आपसे ना प्रतिबिंब की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए क्या, चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी क्या, जिससे क्या हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। जिनका यूज करके क्या हम फिजिक्स के जो दर्पण सूत्र वाले न्यूमेरिकल होते हैं उसको क्या इसी चिन्ह परिपाटी से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको इस चिन्ह परिपाटी को समझा देता हूँ क्या होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। आपतित किरण की दिशा में जो भी चीज़ होता है ना, सब पॉजिटिव होता है। जो आपतित किरण की दिशा में जो भी चीज़ है ना, आपतित किरण की दिशा में जो भी आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करेंगे ना, सब पॉजिटिव होगा। और इसके जो मतलब अगर इसके रिवर्स दिशा में अगर हम लोग आपतित किरण की दिशा में अगर कुछ भी हमको मेजर करना हो ना, सब पॉजिटिव मेजर करेंगे। और इसके अगर विपरीत दिशा में कुछ हमको मेजर करना हो तो सब निगेटिव मेजर करेंगे। और अगर हम ऊपर की ओर मेजर करते हैं तो सब पॉजिटिव मेजर करेंगे, और अगर हम नीचे की ओर मेजर करते हैं तो सब क्या, नेगेटिव मेजर करेंगे। आई नो कि आपको ना ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, पर लेकिन आप टेंशन मत लो, इसका ना मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि उत्तल दर्पण में क्या साइज होता है, कौन सा साइन होता है, फोकस के साथ कौन सा साइन होता है, वस्तु दूरी के साथ कौन सा साइन रहता है, प्रतिबिंब दूरी के साथ कौन सा साइन रहता है। ये सब का मैं क्या एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बना दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें से समझ लेना। अब हम लोग आते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? तो देखो, किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्धन। जो आवर्धन का संकेत होता है क्या, स्मॉल एम होता है। आवर्धन का संकेत क्या होता है? स्मॉल एम। और आवर्धन का क्या, कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का क्या, कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला तो आपको डिफिनेशन में ही मिल गया होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI नाम देते हैं, मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज। आवर्धन को तो मैंने आपको बता दिया, M से शो करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, M = HI बट्टा
HO मीन्स क्या, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक और भी फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। माइनस भी बाई यू, ये भी क्या है, ये यू क्या है, मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस भी बाई यू। आवर्धन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस भी बाई यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ये u क्या होता है मैं बताता हूँ। अब u क्या होता है, v क्या आता है, आपको पता चलेगा। u जो होता है ना हमारा वस्तु से ध्रुव की दूरी होता है। u जो क्या होता है हमारे वस्तु से ध्रुव की दूरी, इसे क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और प्रतिबिंब दूरी, अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और इसका संकेत क्या होता है, भी। आपको u भी समझ में आ गया, u भी क्या होता है। अब समझते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई तो HO, मैंने आपको मैग्निफिकेशन मीन्स क्या आवर्धन में ही बता दिया। प्रतिबिंब की ऊंचाई HI मीन्स क्या, हाइट ऑफ इमेज। HO मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। इसका सिंबल स्मॉल f होता है। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से क्या आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, इसी की सहायता से क्या आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मीन्स क्या, f क्या होता है हमारा फोकस दूरी होता है, v क्या होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, u क्या होता है हमारा वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा कर ही क्या आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आज आपका ये चैप्टर एंड हो गया है, चैप्टर 1 एंड हो गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और मैंने जिस चीज़ की अलग वीडियो बनाने के लिए बोली मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। एक तो मैंने बोला है चिन्ह परिपाटी का अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो मैं पक्का कर ही दूंगा, क्योंकि ना इसी के सहायता से क्या आप न्यूमेरिकल को बनाओगे। क्योंकि कई बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें। इन सब वजह से क्या न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है। किसी भी दर्पण वाला जो न्यूमेरिकल रहता है उसमें क्या चिन्ह परिपाटी के कारण ही बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लस माइनस की वजह से क्या हमारा आंसर नहीं आता है। तो मैं चिन्ह परिपाटी का वीडियो तो पक्का बना दूंगा। अगर आपको गोलीय दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति और स्थिति वाला वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं बना दूंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। पहले मैं चिन्ह परिपाटी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तभी मैं क्या न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। आप सब अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।